लिक्विड बढ़ रहा है, छोटे छिद्र में से निकल जाते हैं और को ही जाने का रास्ता मिलता है। तो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को सबसे पहले दिल से राधे राधे, दिल से स्वागत है आप सभी का आज की इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में। परासरण दाब क्या होता है? दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स बहुत आता है, और ये कुछ है भी नहीं एक्चुअली में। आप इसको देखोगे यूँ याद हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना, परासरण आखिर क्या होता है, अर्धपार घम झिल्ली क्या होता है, विसरण क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो इस वीडियो में आप समझाएंगे। वो मेन है भाई, परिभाषा जो है, चीज़ें क्या है, ये तो आप टेंशन नहीं डालो, बिना रटे आप इस वीडियो में सब फिट हो जाने वाला है। आप कुछ भी रटना नहीं पड़ने वाला, एंड कॉन्सेप्ट भी आप अच्छे समझ जाओगे। सो मेन जो चीज़ें हैं वो आपको आगे अच्छे से समझाने वाले हैं हम, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप ये मत सोचिएगा बस यही है, नहीं भाई, लास्ट तक बन रहना, क्योंकि वीडियो के शुरुआत में जो दिखती है क्या पता वो लास्ट में ना हो। हर एक वीडियो को मेरे लास्ट तक बने रहें, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम समझते हैं आखिर ये परासरण दाब आखिर होता क्या है। तो अणुसंघ गुणधर्म हमारा चल रहा था, जिसमें हमारा ये लास्ट गुणधर्म है हमारा अणुसंघ परासरण दाब, जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं। एक सिंबल होता है इसका पाई से, ठीक है? मैथ वाला पाई मत समझ लेना, 22/7 3.14 नहीं, ये परासरण दाब है। केमिस्ट्री में इसको पाई बोलते हैं परासरण दाब को, ठीक है? अब स्टूडेंट्स आखिर ये दाब है कौन सा, ये समझते हैं भाई। आखिर ये कैसा दाब आ गया भाई? अभी तक तो हमने आंशिक दाब देख लिया था, हमने शुद्ध दाब, अब ये परासरण दाब क्या है आइए समझते हैं। उसके लिए कुछ बना लेते हैं विलियन, ठीक है, मिलाकर। तो स्टूडेंट्स हमने एक विलियन बना लिया, ठीक है? यार आप लोग बोर नहीं हो रहे यार, एक ही विलियन बनाया जा रहा है। चलो एक और ले लेते हैं ना, आप सोच रहे हो कि अकेले अकेले ही काम हो रहा है, तो एक और हमने बना दिया, एक आपका एक मेरा, ठीक है? मेरा जो है ना वह मान लीजिए इसमें कुछ मिलाया है हमने, विलय विलायक दोनों चीज़ें इसमें है, ठीक है? विलय है साथ में विलायक भी है, ठीक है? तो विलय और विलायक जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? विलियन बन जाएगा। तो ये मेरा एक विलियन हमने बनाया है, एक मेरा है ये, ठीक है? इसमें दो चीज़ें हैं, विलय भी है और विलायक भी है स्टूडेंट्स, ठीक है? और इसमें क्या है ना, केवल विलायक है, इसमें केवल विलायक है भाई। लो, आपके वाले में केवल विलायक है और कुछ नहीं है, गुस्सा मत होना। चलो, ये हमारा है विलायक और ये है विलय स्टूडेंट्स। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको जोड़ने वाले हैं, ठीक है? इसको हमने जोड़ दिया, तो इसको जोड़ने से क्या होगा ना स्टूडेंट्स, ये आपस में मिलेंगे, ठीक है? आपस में मिलेंगे, लो मिल गए। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जब आप दो चीज़ों को जोड़ दोगे, एक विलायक और एक विलियन स्टूडेंट्स, ठीक है? तो इसमें से क्या होता है, जो हमारा लिक्विड है, ये भी कोई लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो जिसकी सांद्रता अधिक होती है ना, उधर से विलियन मूव करता है जिसकी सांद्रता कम है। समझ पा रहे हैं? जैसे हमने लाइट बार दिया, तो जिधर अंधेरा है लाइट कहाँ जाएगा? अंधेरे की ओर जाएगा। उसी तरह जिसका सांद्रता ज़्यादा है, इन दोनों में से किसका सांद्रता ज़्यादा है आप बता पाओगे? कई लोग बता देंगे, कई लोग नहीं बता पाएंगे कि किसका सांद्रता ज़्यादा है किसका कम है। सांद्रता होती क्या है? मोलरता। और ये सब क्या है भाई? मोलरता क्या होती है? विलय के मोलों की संख्या, विलियन का आयतन जो है 1 लीटर उसमें। तो भैया बताइए किसकी सांद्रता ज़्यादा होगी? इसमें विलय और विलायक दोनों है, इसमें विलय है ही नहीं। इधर तो मान लो विलय के मोलों की संख्या कुछ होगी, कुछ मिला है तो कुछ तो मोलों की संख्या होगी, इधर तो है ही नहीं, यहाँ तो मोलों की संख्या ही है नहीं। तो भैया सांद्रता कम किसकी होगी आप बताओ? सर जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यहीं पर होगा कम, यहाँ पर सांद्रता होगी ज़्यादा, तो आप सांद्रता कम ज़्यादा समझ गए। कैसे पता किया जाता है? विलय की मात्रा देख लो भाई, इधर विलय की मात्रा है, इधर तो है ही नहीं, तो जिधर है तो उसकी सांद्रता ज़्यादा होगी, जिधर है ही नहीं उसकी सांद्रता कम हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स? समझ गए? तो होगा क्या, जिसकी सांद्रता ज़्यादा है उधर से मूव करेगा विलियन, लिक्विड जहाँ पर सांद्रता कम है, ठीक है? डायरेक्ट जब आप जोड़ दोगे तो कनेक्शन जब जोड़ दोगे तो स्टूडेंट्स, और ये जो क्रिया होती है ना, इस क्रिया को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आप अपने में अच्छे से फिगर बनाना। पहला फिगर ये है अच्छे से कि जहाँ सांद्रता ज़्यादा है और जहाँ कम है, इसको अगर आपने जोड़ दिया, ठीक है, एक नली द्वारा, तो होता क्या है, जहाँ लिक्विड जो है द्रव वो मूव करने लगता है स्टूडेंट्स
कम सांद्रता की ओर, और इस क्रिया को बोलते हैं स्टूडेंट्स हम विसरण। और एग्जाम में ये पूछा गया है, एग्जाम में किस तरह से पूछा गया है, परासरण और विसरण में अंतर बताइए। ठीक है, तो विसरण आप समझ पाए पहले अच्छे से कि यार कम सांद्रता वाले विलयन की ओर, कि ज़्यादा सांद्रता वाला अगर कोई विलयन है उससे कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जो लिक्विड है, द्रव का जो हमारा क्या बोलते मूव करना हो गया या प्रभावित होना हो गया, अपने से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं विसरण स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मिला के भी आप पेपर में लिख दोगे तो वैसे बोर्ड एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं होता। एग्जामिनर इंग्लिश में लिख दोगे तब भी एग्जामिनर नंबर देगा, हिंदी में लिख देंगे तब भी एग्जामिनर नंबर देगा, और यहाँ ग्रेजुएशन में हिंदी इंग्लिश दोनों भी मिला के लिख देते तब भी नंबर मिलता है। तो बोर्ड वाले काट ही नहीं सकते। बस चीज़ें सही लिखना, कि बाद में ये ना कहे कि आपने गलत लिखा था तब नंबर काटा। समझेंगे अच्छे से तो गलत लिखेंगे ही नहीं एग्जाम में। ठीक है, कोई नहीं एक नंबर काट सकता, बस अच्छे से लिखना, समझ के लिखना। ऐसा ना लगे कि भाई रट्टा करके पढ़ा है और लिखा है, नहीं तो एग्जाम के बाद फिर उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने रट के चीज़ों को लिख दिया है, बाद में कोई पूछेगा आपको पता ही नहीं क्या है। ठीक है, आपको खुद अंदर से फील नहीं होगा कि यार इस चीज़ को तो हमने समझा ही नहीं था। भले एग्जाम में आपके 90+ आ गए, लेकिन आप समझ के नहीं जाओगे चीज़ों को, आपको अंदर से ही नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, भले कुछ भी हो जाए यार, अच्छे से समझो चीज़ों को। टाइम दे रहे तो समझो कि टाइम वेस्ट ना हो बाद में कि हमने टाइम दिया बस रटने में, समझने में कुछ नहीं, समझने में ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो विसरण आखिर क्या होता है आप समझ पाए कि अगर हमारा ज़्यादा सांद्रता वाला विलयन है, कम सांद्रता वाला विलयन है, इसको अगर हम आपस में किसी नली द्वारा जोड़ देते हैं तो होता क्या है, एक क्रिया होने लगती है। क्रिया, वो क्रिया में क्या होता है, ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलयन प्रभावित होने लगता है, और वही क्रिया विसरण कहलाती है। हो गया। अब स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक हमने विसरण को अच्छे से समझ लिया, दिस इज डन। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे नेक्स्ट जो चीज़ें आएंगी इसमें, इस टॉपिक में, वह है अर्धपारगम्य झिल्ली। चीज़ें सब कुछ ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक झिल्ली लगा दी स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ रहे हैं, हमने क्या किया, एक यहाँ पर एक झिल्ली लगा दिया इस तरह से, और इस झिल्ली में स्टूडेंट्स क्या होता है, छेद होते हैं, बहुत छोटे 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 छिद्र होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप पहले क्या लिखोगे, एक यहाँ पे लिख देना, एक छोटा सा ऐसा गोला देके, अर्धपारगम्य झिल्ली, ये क्या होता है। ठीक है, झिल्ली झिल्ली झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, यही अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पहले लिख लीजिए कि छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, अब इस छोटे छिद्र से क्या होता है हमारा, ओनली विलायक पास, ओनली विलायक पास होते है स्टूडेंट्स। बस यही होता है अर्धपारगम्य, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इससे इस झिल्ली से केवल विलायक ही पास होते हैं, यानी विलायकों को ही जाने का रास्ता मिलता है, विलय को नहीं मिलता रास्ता स्टूडेंट्स। इसका रीज़न कोई आपसे पूछे कि क्यों भाई, देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने हो जा रहे, इसलिए थोड़ा सा फेस को हम टच कर दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अर्धपारगम्य झिल्ली जो होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इसी छोटे छिद्र के कारण इसमें से केवल विलायक ही पास हो पाता है, विलायक ही जा पाता है, क्योंकि विलायक के कण छोटे होते हैं, छोटे छिद्र में से निकल जाते हैं, और विलय के कण जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए शायद छोटे छोटे छिद्र में से नहीं जा पाते, नहीं निकल पाते भाई, फंसे रहते हैं, और विलायक बोलता है हट जा मेरे रास्ते से, वो निकल जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। अरे उल्टी नहीं, उल्टा हो जाता है। हाँ भाई, सब उल्टा है भाई। किसमें, अर्धपारगम्य, जब झिल्ली लगा दोगे ना तो क्रिया क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। आप दूसरा फिगर बनाइएगा, क्रिया हो जाएगा स्टूडेंट्स अब उल्टा। यही फिगर बना लीजिए, इस फिगर में ये झिल्ली लगा दीजिए, दूसरा फिगर बनाएंगे उसमें बस झिल्ली लगा देंगे, और इस झिल्ली में क्या होगा, क्रिया हो जाएगा उल्टा। उल्टा मतलब कि अब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या होगा, विलायक दौड़ेगा, विलायक निकलेगा, विलायक पास होगा। विलायक पास मतलब वही प्रभावित होगा स्टूडेंट्स। तो जब क्रिया उल्टा होने लगे यार अर्धपारगम्य झिल्ली लगाने से, तो उस क्रिया को बोलते हैं भाई, ये वाला जो क्रिया है ना स्टूडेंट्स, इस वाली क्रिया को बोलते हैं हम परासरण। परासरण, और परासरण क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम क्या करते हैं,
2 विलियन को, मान लो 2 विलियन है हमारा, 2 विलियन है, एक ये, हमने यहाँ विलायक लिखा हुआ है, मान लीजिए ये भी एक विलियन ही है जिसकी सांद्रता कम है, इस तरह से आप एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो पेपर में लिखना होगा कि यार 1 विलियन है, एक विलायक है, उसको अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा हमने जोड़ा, इससे अच्छा 2 विलियन को हमने अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जोड़ दिया, तो उसके बाद कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या होता है, विलायक स्टूडेंट्स, ठीक है, विलायक के कण प्रभावित होते हैं और इस क्रिया को बोलते हैं हम परासरण, ठीक है। इस फिगर से ही आप देखिए कि यार 2 विलियन को जोड़ दिया अर्धपारगम्य झिल्ली से, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या मूव कर रहा है, यहां पर आप लिख दो, जो मूव कर रहा है वो विलायक है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो मूव कर रहा है वो विलायक है स्टूडेंट्स, यही मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, इधर से इधर। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है भाई अर्धपारगम्य झिल्ली है तो ये केवल विलायक को ही पास होने देगा और कोई तो पास हो ही नहीं पाएगा, तो इससे भी आप समझ जाओगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपके 3 चीज समझ गए, विसरण, अर्धपारगम्य झिल्ली और ये परासरण, ठीक है। और इसके बारे में अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको इजीली लिख देंगे। अब स्टूडेंट जो परासरण दाब है वो समझते हैं। चलो, तो परासरण दाब क्या होता है स्टूडेंट्स, कब आता है, कौन सा दाब है, ये समझते। थोड़ा सा सांस ले लीजिए, 1 सेकेंड ब्रेक। अब देखो लास्ट एंड जो टॉपिक है वो परासरण दाब समझना है, यहीं से आता है। जब यहाँ से चीज़ें मूव करती है ना तो यहाँ का स्तर बढ़ने लगता है, फील करो, माइंड में फील करो स्टूडेंट्स क्या होता है। देखो जब यहाँ से चीज़ें इधर मूव कर रही है, इधर से लिक्विड जा रहा है इस वाले में, इधर का स्तर भाग रहा है, ऊपर की ओर निकल रहा है, ऊपर की ओर, इसको दबा दिया हमने, ऊपर से दबाया, इतना तेज दबाया, इतना प्रेशर लगा दिया कि यार इधर से लिक्विड जाना ही रुक जाए। वो जो दाब होता है वो परासरण दाब होता है। परासरण दाब विलियन की, देखो विलियन की सतह पर लगाए गए वो एक्स्ट्रा दाब होता है जो परासरण की क्रिया को रोक दे। पहले ये समझे, परासरण की क्रिया हो रही है, इधर से लिक्विड इधर जा रहा है, इधर लिक्विड बढ़ रहा है, हम गए ऊपर से एक दाब लगा दिया हाथ से या किसी इंस्ट्रूमेंट से, इतना प्रेशर लगाया कि स्टूडेंट्स ये जो इधर से इधर लिक्विड जा रहा है ना, ये जाना रुक जाए, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाए स्टूडेंट्स, वो होता है परासरण दाब जो आप लगा रहे हो। क्लियर? गाड़ियाँ जाते जा रही है स्टूडेंट्स, अगर सिग्नल चालू हो गया रेड तो साइड गाड़ियाँ रुक जाएंगी ना, उसी तरह स्टूडेंट्स ये लिक्विड इधर से इधर जा रहा है, परासरण की क्रिया हो रही है, हमने इतना दाब लगा दिया कि ये क्रिया स्टॉप हो जाए, उसको बोलते हैं परासरण दाब, ठीक है। तो इसमें आप इजीली लिख दोगे यार कि यार विलियन की सतह पर एक हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जिससे ये प्रोसेस क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए स्टूडेंट्स, स्टॉप हो जाए, और उस प्रोसेस उस अतिरिक्त दाब को ही हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, तो ये हमने टॉपिक पूरा अच्छे से समझा दिया। लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन आया होगा आपके पास माइंड में कि यार अतिरिक्त दाब क्यों बोला जा रहा है, क्या कोई और भी दाब लग रहा है क्या? जी हाँ, लग रहा है, वायुमंडलीय दाब हमेशा लगता है स्टूडेंट्स, हम पर भी लग रहा है, आप पे भी लग रहा होगा, हर जगह वायुमंडलीय दाब वायुमंडल द्वारा लगता है, ठीक है, वो लग रहा है, वो तो लग ही रहा है, लेकिन हमने एक अलग से दाब लगाया ना, परासरण दाब क्या है, वायुमंडल दाब तो है नहीं, वो अलग से दाब लगा रहे हो, इसलिए अतिरिक्त दाब बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे यार ये अतिरिक्त का मतलब क्या है, ठीक है, और पूरा टॉपिक भी आप अच्छे से समझ गए होगे स्टूडेंट्स। इस क्रिया को बस रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक विलियन की सतह पर अतिरिक्त दाब लगा देते हैं और इसको ही बोलते हैं परासरण दाब, ठीक है। चलो, तो ये हमारा वीडियो अब यहाँ पर एंड होता है, टॉपिक भी एंड होता है। और हाँ, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो रट लीजिए, ठीक है, उसको रट लीजिए भाई, ठीक है, छोटी सी चीज़ है। क्या छोटा सा फॉर्मूला है, देखो पाई से दिखाते हैं, और ये परासरण दाब हमारा बराबर होते हैं CRT के, ठीक है। C क्या होता है, C होता है सांद्रता, मोलरता भाई, और R जो होता है स्टूडेंट्स ये विलियन स्थिरांक, ठीक है, जो आपने गैस स्थिरांक देखा था गैसों में, यहाँ पर विलियन स्थिरांक हमारा होता है, और इसका वैल्यू पेपर में दिया रहता है। परासरण दाब का फॉर्मूला लगाएंगे, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, R का वैल्यू दिया रहता है, और T क्या है, तापमान है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लिख लीजिए यार, C क्या है, C हमारा मोलरता है,
आर आपको पता है, आर तो कांस्टेंट है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आर इज़ कांस्टेंट है जो आपको दिया रहेगा। और टी क्या है? टेम्परेचर है, ये भी आपको पता ही होगा। टी माने टेम्परेचर, जो भी होगा, और जो कि केल्विन में ही टेम्परेचर रखना, सेल्सियस में तो उसको केल्विन में। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स पूरा हमारा टॉपिक है जो आपने देखा। ठीक, आई वो अच्छे समझ गए होगे। एक दो बार इस वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा। हमने रटाने की कोशिश 0% की है। आपने देखा होगा हमने विसरण समझाया, इतने अच्छे से समझाया फिगर के माध्यम से। अगर आप फिगर को अच्छे से समझ गए ना, डिकोड करना, तो आपको बहुत कम नोट्स बनाने पड़ेंगे, थ्योरी बहुत कम आप नोट्स में लिखोगे। एग्ज़ाम में समझ के जाएंगे तो भर के आएंगे, बस ये जान लीजिए। ठीक है? एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको मैक्स श्योर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। एंड चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके दिल से जुड़ना ना भूले। ठीक है? एंड अगर आपसे कोई भी टॉपिक मिस हुआ हो, प्रीवियस टॉपिक्स जो हमने कवर किए हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको क्लास 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है? और एग्जाम में मजा क्या आइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।